हेलो गाइज, वेलकम यू टू चैनल बायोलॉजी विथ एस बायो सर। आज हम आपदा प्रबंधन से बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें दोस्तों कि आपदा प्रबंधन में टोटल 3 चैप्टर है और तीनों चैप्टर से हम प्रश्न लेकर आए हैं। और दोस्तों आपदा प्रबंधन से कहीं से भी अगर सवाल पूछेगा तो दोस्तों इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर आप यूट्यूब पे नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए हम आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला चैप्टर है दोस्तों, वो पहला चैप्टर है प्राकृतिक आपदा एक परिचय। प्राकृतिक आपदा एक परिचय, इससे देखते हैं दोस्तों कितने प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जो है हम सेकंड चैप्टर में चलेंगे। इसमें पहला जो क्वेश्चन कहता है आपका दोस्तों, इसमें पहला कहता है कि भूकंप का मापन किसके द्वारा किया जाता है। आपको बताना है कि भूकंप का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो ये जो है दोस्तों रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। भूकंप का मापन जो है किसके द्वारा किया जाता है, रिक्टर स्केल के द्वारा किया जाता है। चलिए दूसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है। तो नदियों में बाढ़ आने का जो प्रमुख कारण है वो आपका जल का अधिकता है ना। जल के अधिकता के कारण जो है नदियों में बाढ़ आती है। तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है, जल की अधिकता। चलिए तीसरे प्रश्न की ओर देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। आपको बताना है कि कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो अगर दोस्तों आपका ऑप्शन में आतंकवाद रहेगा तो ये जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये जो है मानव जनित आपदा है। क्या दोस्तों, मानव जनित आपदा है ये आपका, है ना। आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर प्राकृतिक आपदा की हम बात करें दोस्तों तो यहाँ जो है प्राकृतिक आपदा आपका बाढ़ हो जाएगा, सुखाड़ हो जाएगा, भूकंप हो जाएगा, है ना। ये सब जितने भी है दोस्तों सारा का सारा प्राकृतिक आपदा है। लेकिन ये आतंकवाद जो है वो आतंकवाद आपका मानव जनित आपदा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है। तो चलिए यहाँ पे कहता है दोस्तों कि कौन मानव जनित आपदा है। तो दोस्तों अगर आपका ऑप्शन यहाँ पे आपका अगर उपयुक्त सभी इनमें से सभी रहेगा तो आप इस पे इनमें से सभी पर क्लिक कर सकते हैं। तो आपको हम बता दें दोस्तों कि ऑप्शन क्या क्या रह सकता है ना। अगर ये ऑप्शन देता है दोस्तों तो सबसे पहले जो है दोस्तों आपका आग लगना। आग लगना, आग लगना जो है दोस्तों एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। चलिए ये तो पहला हो गया। अगर हम दूसरा ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है मिट्टी की कटाव। क्या है दोस्तों, मिट्टी की कटाव, है ना। मिट्टी की कटाव, मिट्टी के कटाव भी जो है दोस्तों आपका मानव जनित आपदा है। और तीसरा जो आपका ऑप्शन रहेगा दोस्तों आतंकवाद। आतंकवाद, आतंकवाद, ये 3 ऑप्शन अगर रहेगा दोस्तों और चौथा जो है आपका इनमें से सभी रहेगा उपयुक्त सभी, तो आप जो है इनमें से सभी पर लगा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा थी। तो भोपाल गैस जो आपदा थी दोस्तों ये मानव जनित आपदा था। क्या था, मानव जनित आपदा था। जो मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट के रिसाव के कारण हुआ था, है ना। ये आपको हम बता दें दोस्तों कि ये जो हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव जो हुआ था 1984 में हुआ था, है ना। तो ये जो भोपाल गैस त्रासदी जो है वो एक प्रकार का मानव जनित आपदा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपदा प्रबंधन कहते किसे हैं। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिणामों को कम करने का उपाय ही क्या कहा जाता है, आपदा प्रबंधन कहा जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के दुष्परिमाणों को कम करने का उपाय किया जाना ही क्या कहलाता है, आपदा प्रबंधन आपका कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता है दोस्तों कि बाढ़ क्या है, तो बाढ़ जो है आपका प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक आपदा है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? तो सुनामी जो है दोस्तों आपका समुद्र में आता है। कहाँ आता है? समुद्र में आता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है वो कहता है कि दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये दिसंबर 2004 को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो ये जो है दोस्तों आपका बंगाल की खाड़ी में आया था। क्या था? बंगाल की खाड़ी में आया था। नेक्स्ट कहता है कि सबसे खतरनाक तरंग कौन है? सबसे खतरनाक तरंग कौन है? तो सबसे खतरनाक जो तरंग है वो एल तरंग है। क्या दोस्तों? एल तरंग है। एल तरंग है ना। सबसे खतरनाक तरंग कौन है? एल तरंग है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बस्ती या मकानों में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? बस्ती या मकानों में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो दोस्तों सबसे पहले जो है अग्निशामक को बुलाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अग्निशामक को बुलाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला कहता है कि बाढ़ के समय किस स्थान पे जाना चाहिए? बाढ़ के समय अगर सडनली अचानक अगर बाढ़ आ जाए तो निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो है ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। बाढ़ के समय जो है ऊंची भूमि वाले स्थानों पर जाना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? तो ये जो है दोस्तों आपका इंफ्रारेड कैमरा है। इंफ्रारेड कैमरा की सहायता से मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि आग लगने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ये जो है दोस्तों सबसे पहले ठंडा पानी डालना चाहिए। ठंडा पानी डालने से है ना, ठंडा पानी डालना चाहिए। आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? तो ठंडा पानी डालना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है? तो संचार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो आपका सार्वजनिक टेलीफोन है। क्या है? सार्वजनिक टेलीफोन है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वैकल्पिक संचार साधन इनमें से कौन नहीं है? वैकल्पिक संचार साधन जो है इनमें से कौन नहीं है? तो ये अंतरिक्ष जो है आपका वैकल्पिक संचार साधन नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो आतंकवाद जो है आपका प्राकृतिक आपदा नहीं है, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सुदूर संबंधी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग किस लिए होता है ना। सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग का उपयोग जो है किस लिए होता है? तो ये दोस्तों इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आपका दोस्तों 3 ऑप्शन रहेगा और चौथा जो ऑप्शन है दोस्तों आपको सभी के लिए रहेगा। तो ये 3 जो ऑप्शन है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि सुदूर संवेदी उपग्रह का उपयोग जो है किस लिए किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप प्रभावित है? भारत में कितने प्रतिशत भूमि जो है भूकंप से प्रभावित है? तो ये जो है दोस्तों आपका 56% यानी कि 56% जो है भारत में भूमि भूकंप प्रभावित है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? वर्तमान में सबसे अधिक उपयोग देने वाला साधन कौन सा है? तो ये जो है आपका मोबाइल है। क्या है दोस्तों? मोबाइल है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? तो ये जो है आपका बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। रिंग बांध किसके लिए उपयोगी होता है? बाढ़ के लिए उपयोगी होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता क्या है कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? है ना। भूकंप संभावित क्षेत्रों में
जिस क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना रहती है उस क्षेत्र में भवनों की आकृति किस प्रकार से होनी चाहिए? तो ये जो है दोस्तों आपका आयताकार होनी चाहिए। कैसा होना चाहिए? आयताकार होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ करना चाहिए? सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में, है ना, मकानों का निर्माण कहाँ करनी चाहिए? तो समुद्र तट से दूर स्थान पर, समुद्र तट से दूर स्थान पे जो है सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण करना चाहिए। चलिए हम चलते हैं दोस्तों आपका दूसरा चैप्टर की ओर, जिसमें आपका दूसरा चैप्टर है, आपका दूसरा जो चैप्टर है वो कहता है कि दूसरा जो चैप्टर है बाढ़ और सूखा। दूसरा चैप्टर क्या है दोस्तों? बाढ़ और सूखा। इससे हम देखते हैं इससे किस किस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो इसमें पहला जो कहता है कि सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है ना? सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका क्या है? तो वर्षा जल का संग्रह करना। वर्षा जल का संग्रह करना सूखे से बचाव का एक मुख्य तरीका है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र जो है बाढ़ से ग्रस्त है? तो ये जो है आपका उत्तरी बिहार। क्या है? उत्तरी बिहार। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? तो ये जो है आपका कोसी नदी को, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। सूखे के लिए कौन जिम्मेवार कारक है? तो सूखे के लिए जो है वर्षा की कमी, वर्षा की कमी के कारण जो है सूखा पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी पर है? तो कुशहा तटबंध जो है आपका कोसी नदी पर, क्या है? कोसी नदी पर है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर है? भाखड़ा नागल बांध जो है आपका सतलज नदी पर है। किस पे है? सतलज नदी पे है। तो आपका ऑप्शन अगर सतलज नदी रहेगा तो आप दोस्तों सतलज नदी को चूज कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है ना? किस क्षेत्र के जाड़े के दिनों में बाढ़ से ग्रस्त होने की आशंका है? तो ये जो है दोस्तों आपका तमिलनाडु के क्षेत्र, क्या है? तमिलनाडु के क्षेत्र में। नेक्स्ट कहता है कि सुनामी क्या है? तो सुनामी जो है विनाशकारी समुद्री लहर है ना? समुद्र में होने वाले लहर को सुनामी लहर के नाम से जाना जाता है। विनाशकारी समुद्री लहर है सुनामी। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार में भूकंप कब आया था? तो बिहार में भूकंप जो है कब आया था? तो ये जो है 1934 में आया था। 1934 में बिहार में भूकंप आया था। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भूकंप जो है किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है आपका प्राकृतिक आपदा। क्या है? भूकंप प्राकृतिक आपदा। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? तो ये जो था कोयना बांध का निर्माण। कोयना बांध का निर्माण। महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या था? कोयना बांध का निर्माण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाली आपदा है? इनमें से कौन विस्तृत क्षेत्र को प्रभावित करने वाला आपदा है? तो ये जो है आपका ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत का क्षरण। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कौन विनाशकारी, इनमें से कम विनाशकारी आपदा कौन है? आपको बताना है कि इनमें कौन कम विनाशकारी आपदा है। तो दोस्तों अगर आपका भूस्खलन रहेगा तो भूस्खलन को आप चूज कर सकते हैं, है ना? भूस्खलन जो है दोस्तों ये आपका कम विनाशकारी आपदा है। नेक्स्ट कहता है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का जो प्रमुख कारण है कि समुद्र में भूकंप का आना। समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किस महीने में भयानक होता है? बंगाल की खाड़ी का चक्रवात जो है वो किस महीने में भयानक होता है? तो ये जो है दोस्तों आपका अक्टूबर और नवंबर में। अक्टूबर और नवंबर में। चलिए आगे देखते हैं।
नेक्स्ट कहता क्या है कि सुनामी किस भाषा का शब्द है। तो ये जो सुनामी है दोस्तों आपका जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी क्या है, जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट कहता है कि बाढ़ प्रबंधन में किस बातों पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए, है ना। बाढ़ प्रबंधन में किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। तो नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, है ना। नदी के दोनों ओर तटबंधों का निर्माण होना, है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें कौन क्षेत्र भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। इनमें कौन भूस्खलन से अधिक प्रभावित होता है। तो ये जो है दोस्तों आपका कश्मीर और उत्तराखंड जो है भूस्खलन से अधिक प्रभावित क्षेत्र है। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों आपका तीसरा चैप्टर की ओर। तो तीसरा चैप्टर देखते हैं क्या है। आपका तीसरा जो चैप्टर है वो है भूकंप एवं सुनामी। तीसरा चैप्टर क्या है, भूकंप एवं सुनामी। तो देखते हैं दोस्तों कि इस चैप्टर से टोटल कितने प्रश्न बनते हैं और किस किस तरह से प्रश्न बनते हैं। चलिए आप लोग के सामने लेकर आते हैं। तो इसमें जो पहला प्रश्न कहता है दोस्तों, कहता है कि समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है ना। समान संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है। तो केबल का टूटना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि सुनामीटर द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। सुनामीटर के द्वारा समुद्र तल में क्या नापते हैं। तो ये जो है सुनामी नापा जाता है। क्या नापा जाता है, सुनामी नापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहले तरंग को किस नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाले सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। तो ये दोस्तों आपको पी तरंग है। क्या है, पी तरंग है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो उसे आधिक केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, आधिक केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भूपटल के नीचे वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे क्या कहते हैं। भूपटल के नीचे का वह स्थल जहां भूकंप का जन्म होता है उसे दोस्तों हम लोग भूकंप केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, भूकंप केंद्र कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है। तो अगर दोस्तों आपका ऑप्शन ओ रहेगा तो ओ जो है दोस्तों आपका भूकंपीय तरंग नहीं है ना। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। तो ये दोस्तों आपको 5 भूकंपीय क्षेत्रों में बांटा गया है। नेक्स्ट कहता है कि पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है। तो ये जो है दोस्तों आपका दामोदर नदी है। क्या होगा, दामोदर नदी होगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक है। तो बिहार की बड़ी त्रासदियों में से एक क्या है। तो वो है बाढ़ है। क्या है दोस्तों, बाढ़ है। सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय बनाया गया है। तो ये सतलज नदी पर कृत्रिम जलाशय कहाँ बनाया गया है। तो ये जो है दोस्तों आपका गोविंद सागर पर बनाया गया। कहाँ, गोविंद सागर पर बनाया गया। चलिए आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि सुखाड़ सूखा किस प्रकार की आपदा है। सुखाड़ और सूखा जो है एक प्रकार का प्राकृतिक आपदा है ना। कृषि सुखाड़ होता है। तो कृषि सुखाड़ कब होगा दोस्तों, जब जल का अभाव होगा। जल की कमी के कारण जो है कृषि सुखाड़ होता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र में लाना। नदियों के मार्ग को बदलकर उसे सूखा क्षेत्र में लाना कृषि सूखा से बचने का सर्वोत्तम उपाय है। नेक्स्ट कहता है कि सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है।
तो सूखे की जो स्थिति है दोस्तों आपको धीरे धीरे आएगा। कब आएगा? धीरे धीरे आएगा, अचानक नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन राज्य सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहता है? तो सूखे से सर्वाधिक ग्रस्त रहने वाला जो राज्य है वो आपका गुजरात है। क्या है? गुजरात है। चलिए आगे देखते हैं। तो अगला जो प्रश्न है वो कहता है कि बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन का निर्माण योजना है? बिहार में कितनी जमीन पर बहुउद्देशीय सामुदायिक भवन निर्माण की योजना है? तो ये दोस्तों आपको 4000 फीट है। कितना है? 4000 वर्ग फीट है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित की योजना है ना? बिहार के कितने जिलों में आपात कार्रवाई केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो ये जो है दोस्तों आपको 38 जिले। कितने? 38 जिले। चलिए आज का दोस्तों ये लास्ट प्रश्न है और इसी लास्ट प्रश्न के साथ दोस्तों जो है आपका आपदा प्रबंधन से संपूर्ण संग्रह ऑब्जेक्टिव जो है समाप्त होता है। आपको हम चैलेंज करते हैं दोस्तों 100% की इतने प्रश्न से बाहर एक भी आपदा से संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न से। तो 23 का हम प्रश्न, लास्ट प्रश्न हम देखते हैं। कहता है कि आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? आपदा के समय कौन सी समस्या संचार में बाधक होती है? तो मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमिशन टावरों का टूटना, है ना? मोबाइल टावरों तथा ट्रांसमीटर टावरों का टूटना आपदा के समय सबसे बड़ी समस्या संचार में बाधक होती है। तो दोस्तों आज का प्रश्न जो है यहीं तक। फिर मिलेंगे हम अगले प्रश्न लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।